नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। एकदम नए टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, नए वीडियो पर नए प्रश्न। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री में, और घंटी के चीज़ को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं या देने वाले हैं, अगर दिए हैं आपने, तो आपको ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही अगर देने वाले हैं तब तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होगा यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक रहेगा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, और जो अन्य क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं घुमा फिरा के, वह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक यहाँ पर क्या है, यानी कि से अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है परमाणु भार का? H1, N15, O16, C12। तो किसको लेकर परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक माना गया है? राइट आंसर C12 को, कार्बन 12 जो होता है उसको अंतरराष्ट्रीय मानक माना गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आणविक सिद्धांत, एक होता है परमाणविक सिद्धांत, एक होता है आणविक सिद्धांत। तो यहाँ पर बात हो रही है आणविक सिद्धांत की किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने, मैडम क्यूरी ने, चैडविक ने, फैराडे ने। सभी एक जैसे नाम लगेंगे आपको, क्योंकि जब आप स्टडी करते हैं तो आप सभी के बारे में पढ़ते हैं और आपको इसी में डाउट हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने यहाँ पर दिया था आणविक सिद्धांत। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? कोई परमाणु है, मान लीजिए इस तरह से, यहाँ पर ये नाभिक है और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन राउंडिंग लेते हैं, घूमते हैं, ये कक्षा कहलाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत तो वैसे 2 से होती है। अगर हम लेंगे पहले वाले में 2 रहता है, ये नियम के अनुसार चलता है इस प्रकार से, 2, 8 है या फिर 18 ले लें अगर ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाला है तो ये नियम चलता है। यहाँ पर देखिए 2 मिल नहीं रहा, तो 2 के बाद का जो नंबर आएगा, तो यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8 है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे 8 किस प्रकार से आता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोर इलेक्ट्रॉन होते क्या है। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। देखिए, सोडियम जो होता है उसको दर्शाते हैं इस तरह से, यानी करके, इसका होता है परमाणु नंबर 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 11। लेकिन जब कोर परमाणु की बात आती है तो यहाँ पर हो जाएंगे 10, यानी जो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के वह स्थायी होते हैं, क्योंकि 10 में यहाँ पर देखिए अगर नियम हम लगाएंगे सोडियम में तो 2 और 8 का नियम बनता है। ये 2 और 8 ये फिक्स हो जाते हैं। ये 2 और 8 कुछ इस तरह से रहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, इसके बाद जो राउंडिंग यहाँ पर बनेगा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी इसका बाह्यतम कोश स्थायी हो जाता है। बचता 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि वह दे देता है, तो यानी हमेशा प्लस में रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? परमाणु का द्रव्यमान, तो देखिए इलेक्ट्रॉन हुआ प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन हुआ न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पर। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों द्रव्यमान की। जब बात हो द्रव्यमान की तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर लिया जाता है। तो परमाणु का जो द्रव्यमान है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर निर्भर करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग, पाउली, रदरफोर्ड और टेवी रेनस। यहाँ पर 4 विकल्प मिलेंगे। तो यहाँ पर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत इसका नाम है कि यहाँ पर अगर आपने स्टडी किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। राइट आंसर हाइजेनबर्ग हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया है? तो नाभिक का खोज किया है रदरफोर्ड ने। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया। नाभिक यहाँ पर रहता है बीच में, यहाँ से ही इसको प्रोटॉन का नाम गोल्डस्टीन ने दे दिया है। तो इस चीज़ में हमेशा डाउट रहता है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन ही नाभिक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 2 अलग अलग जो है रसायनज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने इनकी खोज किया है।
तो रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया है। देखिए अब बात आती है कि ये कण कौन सा है जिसके कारण उन्होंने नाभिक खोजा यानी प्रोटॉन को खोजा है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा कण है, बीटा कण है, एक्स कण है और गामा कण है। यहाँ पर ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा कणों की सहायता से जो है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस चीज पर, इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर। यानी यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर रासायनिक प्रकृति निर्भर करेगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पर। रासायनिक गुण होता है, एक होता है भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण वह होता है जिसको हम बाहर से ही देख करके बता सकते हैं कि इसकी क्या खासियत है, ठीक। वही होता है एक रासायनिक गुण जो उसके केमिकल फार्मूले के ऊपर निर्भर करता है, किसी भी चीज के इंटरनल। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, द्रव्यमान भार पर, परमाणु भार पर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा परमाणु संख्या पर। उसकी परमाणु संख्या कितनी है उस पर वह निर्भर करेगी कि रासायनिक गुण उसमें किस प्रकार के होने चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। धन आयन को, परमाणु को, नाभिक को, प्रोटॉन को। अब देखिए कुछ अलग ही तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन आप सोच नहीं सकते कि आ सकते हैं। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन ना पूछ के क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है। रेडियो सक्रियता हेनरी बेकवेरल, आयरीन क्यूरी, मैडम क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो सक्रियता के बारे में हेनरी बेकवेरल ने किया है। एक होता है रेडियो धर्मिता जिसका खोज जो है मैडम क्यूरी ने किया है, लेकिन जब रेडियो सक्रियता की बात आए तो हेनरी बेकवेरल ने किया है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता किसका गुण होता है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक का। यानी कितना डीपली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें। तो यहाँ पर देखिए रेडियो सक्रियता गुण है नाभिक का, नाभिक का गुण होता है रेडियो सक्रियता। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए फर्मी है, क्यूरी है, कैंडेला है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर विलियर्ड, डाल्टन, फैराडे, रदरफोर्ड। वैज्ञानिकों के रसायनज्ञों के नाम यहाँ पर आपको बताना है। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी। तो ये इतना तो जान लीजिए, दो कण है इसमें, अल्फा भी है बीटा भी है, ठीक। तो अल्फा को कुछ इस तरह से दर्शाते हैं और बीटा को कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। तो अल्फा बीटा का खोज यहाँ पर रदरफोर्ड ने ही किया है। तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया, ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो फैराडे, न्यूटन, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणों की खोज जो है की गई है फैराडे के द्वारा, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गामा किरणों की खोज किसने की है। रदरफोर्ड, फैराडे, चैडविक और इनमें से कोई नहीं। तो गामा किरणें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। तो समस्थानिक और संभारिक के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। समस्थानिक वह है जिसमें परमाणु नंबर 1 होते हैं लेकिन उनके जो भार होते हैं वह अलग अलग होते हैं। और संभारिक वह होते हैं जिनमें, जैसे मान लीजिए समस्थानिक का हम बात करते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। एक होता है H1, दूसरा होता है H2 और ये 1 यहाँ लगेगा, 2 यहाँ लगेगा और तीसरा होता है यहाँ पर 3 होता है। और यहाँ पर नीचे साइड जो है तो 1 रहेगा, यानी हाइड्रोजन का परमाणु नंबर 1 ही होता है। ये हो जाता है समस्थानिक। अब बात आती है संभारिक की, तो भार 1 ही रहेगा। पोटेशियम और कैल्शियम की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखिए इसका होता है 19, इसका होता है 20, लेकिन यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा, ऊपर में ये भार हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। तो बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश
होता है? अल्फा किरण, गामा किरण, एक्स किरण, बीटा किरण। ऋणात्मक आवेश हो जाएगा आपका बीटा किरणों में, बाकी में यहाँ पर देखिए धनात्मक होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? बीटा किरणें ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य आवेश, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, तो ऊपर ही बता दिए हैं कि ऋणात्मक होता है बीटा किरणों में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है? ध्यान रखिएगा, पूछा गया सबसे कम होती है। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका हो जाएगा गामा किरणों की आयतन की क्षमता सबसे कम होती है, वेदन क्षमता ज्यादा होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर इतने ही क्वेश्चन हम बताएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और लगातार आने वाले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल फ्री में घंटी को दबाइएगा ताकि वीडियो जैसे ही डालें उसका जानकारी आपको मिले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।